बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक रिसर्च की कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के अंदर हमारे पास पांच चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, हमारे पास रिसर्च के जो पार्ट्स है वो पांच हैं। पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारे पास है लिटरेचर रिव्यू। तीसरा हमारे पास है मेथडोलॉजी। चौथा हमारे पास है रिजल्ट। और पांचवा हमारे पास है कंक्लूजन। ठीक है। अब हमारे पास जो पहला चैप्टर है इसमें आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो इसमें हमारा जो टॉपिक है इसमें हम सबसे ज्यादा जो डिफाइन करेंगे वो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? हमारे पास ये एक वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल है। ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है ये है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी। और ये जो वेरिएबल है ये है आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअली इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे पास इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे। मसलन मैं अगर कहूं कि लेट्स से कि गर्मी और आइसक्रीम की सेल, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारी आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है। गर्मी कम होगी, आइसक्रीम की सेल कम हो जाएगी। तो एक्चुअली जो आइसक्रीम की सेल है वो डिपेंडेंट है, और किस पर डिपेंड कर रही है? वो हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी। टेम्परेचर कम होगा, सेल कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया और गर्मी हमारे पास डिपेंडेंट हो गई। ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास एक चीज कहलाती है, वो कहलाता है मीडिएटर। वो कहलाता है मीडिएटर। मीडिएटर क्या होता है हमारे पास? जब हमारे पास एक चीज हो, डिपेंडेंट इम्पैक्ट डाला है हमारे पास मीडिएटर पे, और मीडिएटर इम्पैक्ट डाला है डिपेंडेंट पे। ये हमारे पास मसलन हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास मीडिएटर। मीडिएटर क्या होता है? जो बीच में इम्पैक्ट डाला होता है। मसलन हम कहते हैं कि हमारे पास सेल्स सेल्स डिपेंडेंट है। सेल्स डिपेंडेंट है। मगर अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है सेल्स पे। ज्यादा सेल होगी ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम सेल होगी तो कम प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास अब डिपेंडेंट क्या हो गया? अब प्रॉफिट डिपेंडेंट हो गया और सेल्स इंडिपेंडेंट बन गई। मगर मैं कहता हूँ सेल बढ़ेगी तो हम मार्केटिंग बढ़ा देंगे, मार्केटिंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये हमारे पास सबसे मीडिएटर आ जाता है। तो इंडिपेंडेंट, मीडिएटर और डिपेंडेंट। अब इसके बीच में हमारे पास एक और चीज होती है, वो कहलाता है हमें मॉडरेटर। वो कहलाता है हमें मॉडरेटर। मसलन हमने कहा अभी मार्केटिंग हम कैसे कर रहे हैं? हम मार्केटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया इसको क्या कर रहा होगा? मॉडरेट कर रहा होगा, इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा कर रहा होगा। या हमने कहा अभी एज, एज से हमारे पास इफेक्ट पड़ रहा होता है, जेंडर से इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये मॉडरेटर हैं, जिनके होने से हमारे पास इम्पैक्ट आ रहा हो, स्ट्रेंथ या तो बढ़ रही हो या कम हो रही हो, ये मॉडरेटर है। तो ये चार तरह के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा? हमारे पास ये मॉडल भी आ रहा होगा, हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे होंगे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटर, मॉडरेटर, ये सब चीजें आ रही होंगी। और ये कहलाता है मॉडल हमारा। ये जो मॉडल होता है इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, जिससे मॉडल बना है। मगर हर मॉडल के पीछे कोई ना कोई थ्योरी लगी होती है, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो जो थ्योरी है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, और उस थ्योरी की बेस पे जो हमने मॉडल डेवलप किया है वो कहलाता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि अब तक हमने जितना भी काम किया है उस पे क्या क्या ऑलरेडी काम हो चुका है, तो ये कहलाता है लिटरेचर रिव्यू।
तो लिटरेचर रिव्यू में पास जो भी काम किया होता है वो सब रिपोर्ट हो रहा होता है। अब जो रिपोर्टिंग होती है, वो आपने कोई भी काम किया, कोई भी अपनी चीज लिखी है, ठीक है, अब ये बात किसने कही है, अब ये कहलाता है साइटेशन, कहलाता है साइटेशन। साइटेशन में हमारे पास सिर्फ दो चीज आ रही होती है। साइटेशन में क्या आता है हमारे पास, जो भी ऑथर है उसका लास्ट नेम, ऑथर का लास्ट नेम आएगा, और ईयर आएगा। ये दो चीजें आ रही होती है साइटेशन के अंदर, ठीक है। और इसकी कंप्लीट डिटेल आ रही होती है रेफरेंस के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि भाई ऑथर कौन कौन थे इसके अंदर, उनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम तमाम चीजें आ रही होती हैं। रिसर्च पेपर कौन सा था, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, कौन सा वॉल्यूम था, कौन सा इश्यू था, तमाम चीजें उसके अंदर मेंटेन लिखी हुई होती हैं रेफरेंस के अंदर। और ये क्या था, ये था साइटेशन। साइटेशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक रहती है डायरेक्ट साइटेशन, और एक रहता है इनडायरेक्ट साइटेशन, ठीक है। डायरेक्ट साइटेशन क्या होता है, जब भी आप पैराग्राफ की स्टार्ट में या बीच में लिखते हैं तो ये आता है डायरेक्ट साइटेशन। डायरेक्ट साइटेशन लिखते कैसे हैं, इसके अंदर जो भी ऑथर होगा उसका नाम आएगा, और ब्रैकेट में उसका ईयर आएगा, ठीक है, नाम आएगा या ईयर आएगा। और अगर एक से ज्यादा ऑथर है, दो ऑथर है लेट्स सपोज, तो पहला ऑथर, उसका लास्ट नेम, एंड दूसरा ऑथर, उसका नाम, और ब्रैकेट में ईयर, ठीक है। और अगर हमारे पास दो से भी ज्यादा ऑथर होते हैं तो हमारे पास जो भी फर्स्ट था उसका नाम, उसके बाद एट, एट ऑल, और फिर ब्रैकेट में ईयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइटेशन है, जब आप शुरू में लिख रहे हो या बीच में लिख रहे हो तो नाम, ईयर, जब सिंगल ऑथर है, दो ऑथर है, नाम, एंड दूसरा नाम, दूसरे ऑथर का ईयर, और अगर हमारे पास दो से ज्यादा ऑथर है तो नाम फर्स्ट ऑथर का, लास्ट नेम, एट ऑल, और फिर ईयर। इस तरह से इंडेक्स साइटेशन क्या होता है, जब हम पैराग्राफ के आखिर में रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये इस तरह से होता है, नाम, कॉमा, ईयर। अगर एक ऑथर है तो एक ज्यादा ऑथर है तो नाम, एंड दूसरे ऑथर का नाम, और फिर ईयर। फर्क क्या है दोनों के अंदर, यहाँ पे ए एन डी एंड आता है डाइसर्टेशन में, और इसमें एम्परसेंड साइन आएगा इंडेक्स के लिए। और अगर हमारे पास दो से ज्यादा ऑथर है तो सेम, नाम, एट ऑल, और फिर ईयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइटेशन है, और इसकी कंप्लीट डिटेल जो होती है वो होती है हमारे पास रेफरेंस के अंदर। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में मेथोडोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं कि भाई हम क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किस तरह रिसर्च करेंगे। तो मेथोडोलॉजी में क्या आता है हमारे पास ये आता है कि भाई आपका जो रिसर्च है वो कैसी है, वो आपके पास क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव वो जो मेजर कर सकते हो, क्वालिटेटिव वो जिसको मेजर नहीं कर सकते। इसको आसान इस्तेमाल में इससे समझ लें कि आपके पास लेट सपोज के आपकी एचआर से कोई रिलेटेड रिसर्च है, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई रिसर्च है, फाइनेंस से रिलेटेड रिसर्च है, तो आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। मगर अगर आपके पास कोई उर्दू का कोई टॉपिक है, इंग्लिश का कोई टॉपिक है, पाकिस्तान स्टडीज का, इस्लामी का कोई टॉपिक है, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसी रिसर्च क्या कहलाएगी, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। दूसरा आता है हमारे पास प्राइमरी है या
सेकेंडरी। प्राइमरी रिसर्च ये होती है वो जो फॉर द फर्स्ट टाइम हो रही हो, वो प्राइमरी है। और सेकेंडरी जो ऑलरेडी आपने कहीं से डेटा उठाया हुआ हो। प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये है कि जो डेटा है, तो हम डेटा की बात कर रहे हैं। अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो प्राइमरी है। मसलन आपने कहा भाई कि हम प्राइमरी डेटा लेंगे। प्राइमरी डेटा का मतलब कैसे लेंगे आप? क्वेश्चनर के थ्रू ले रहे होंगे। तो इसके जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो क्या आता है हमारे पास? वो आता है क्वेश्चनर। ठीक है। या आपके पास आता है इंटरव्यू। ये इस तरह के अदर आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ रहे होते हैं, तो आप इसके जरिए डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। जो दूसरे हमारे पास सेकेंडरी, इसके अंदर आप क्या कर देते हो? आपने किसी वेबसाइट से डेटा उठा लिया। लेट सपोज आपने उठा लिया स्टेट बैंक की वेबसाइट उठा लिया। ठीक है। या आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डेटा उठा लिया। या आपने एनुअल रिपोर्ट्स उठा ली, या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उठा ली। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पास सेकेंडरी डेटा है। तो क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वेश्चनर। प्राइमरी के अंदर हमारे पास क्वेश्चनर इंटरव्यूज आ गए। इसके अंदर ये आता है कि भाई आपने स्केलिंग क्या की है। तो हम स्केलिंग कर रहे होते हैं कि लेट सपोज 1 से 5 तक, तो क्या कहलाता है हमारे पास? लिकट स्केल कहलाता है। कितने का? 5 का स्केल है, रेटिंग स्केल है। ठीक है। ये हमारे पास ये स्केल है। सबसे सेकेंडरी था, सेकेंडरी में हमारे पास डिफरेंट जगहों से हमने कहा से, किस सोर्स से डेटा कलेक्ट किया, ये वो आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास क्या आता है कि आपका सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज का से मतलब ये होता है कि भाई आपने जो सैंपल लिया है वो कितने लोगों से आप ये डेटा कलेक्ट करेंगे। दैट्स योर सैंपल साइज। ठीक है। अच्छा, आ, जो सैंपल साइज होता है, इसके अलावा हमारे पास एक आता है सैंपल फ्रेमवर्क या सैंपल फ्रेम। सैंपल साइज एक अलग है, कितने लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया, और एक आता है सैंपल फ्रेम। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो डेटा है, वो डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। जिस चीज के बारे में पता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो नोन है, और आपने जो भी रिस्पॉन्ड है उसके आने के इक्वल चांसेस, तो वो प्रोबेबिलिटी है। लेट्स आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर लेट्स से के 35 बैंक हैं। ठीक है। तो आपको मालूम है कितने बैंक हैं। अब इन बैंक से आप कितने बैंक का डेटा ले रहे हैं, ये आपको प्रोबेबिलिटी है, आपको मालूम है। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो पार्टनरशिप बिजनेस चल रहे हैं, अब कितने वो मैं नहीं पता, तो ये क्या है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है या नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। आपने क्या किया है, कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, या कितना डेटा आपने लिया है, कितने ईयर्स का लिया है, वो सब सैंपल साइज है। ठीक है। अगर उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन को आप बनाएं, या उस पूरे जो आपने आउटकम्स पॉसिबल होंगे वो बनाएं, तो क्या आता है? सैंपल फ्रेमवर्क। क्या कहलाएगा? सैंपल फ्रेमवर्क। जो भी आपके पास लिस्ट आउट जो आपने क्या है तमाम को, वो सैंपल फ्रेमवर्क है। और अगर उसमें से आपने कितने लिए हैं, वो सैंपल साइज। सैंपल साइज सिर्फ एक नंबर होता है, मगर सैंपल फ्रेम के अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं। कौन सी फर्म है, किस इंडस्ट्री से है, और उसकी तमाम डिटेल आ रही होती है। अच्छा भाई, तो ये तमाम चीजें आप रिपोर्ट करेंगे किसके अंदर? मेथोडोलॉजी के अंदर। ठीक है। फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर क्या आता है? आपने कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए हैं। रिजल्ट में क्या आता है? कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए हैं। इसके अंदर हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है डायग्नोस्टिक। ठीक है। डायग्नोस्टिक क्या होता है? आप ये देख रहे होते हैं कि इस डेटा में कोई खराबी तो नहीं है। मसलन नॉर्मेलिटी, आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं है, ये नॉर्मलिटी टेस्ट है। अगर डेटा नॉर्मल है तो आप उस पर टेस्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अगर डेटा नॉर्मल है तो आप उस पर फिर कुछ अलग से टेस्ट अप्लाई करेंगे। इस तरह और मसले होते हैं, मसलन ऑटो रिग्रेशन। डेटा खुद ही बार बार ऑटो रिपीट हो रहा होता है हमारे पास। तो जब पुराना डेटा हमारे पास रिपीट होने लगे, तो ये क्या कहलाता है? ऑटो रिग्रेशन कहलाता है हमारे पास।
हेटेरोस्केलेटली। ये एक और तरह का प्रॉब्लम होता है हमारे पास, मल्टी कोलिनियरिटी। मतलब आपने क्या किया है, आपने एक ही डेटा मल्टीपल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दो चीजें सेम तरह की, आपने दो वेरिएबल सेम तरह की लिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मसलन आपने लिया हुआ है सेल्स और आपने लिया हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगी, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है और बहुत स्ट्रांगली रिलेशन है। अब दोनों एक ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मल्टीकोलिनियरिटी है। ठीक है, तो जब एक ही वेरिएबल दो चीजों को, या दो वेरिएबल एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये कहलाता है मल्टीकोलिनियरिटी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास कुछ और स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, मसलन हम इसमें देख रहे होते हैं रिग्रेशन, हम देख रहे होते हैं कोरिलेशन, और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ये टेस्ट होते हैं, और इन टेस्ट की वजह से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं कि हमारे लिए जो रिसर्च है वो आ, उससे हमने क्या फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो कंक्लूजन के अंदर हमारे पास कंक्लूजन आ रहा होता है, इसके अलावा हमारे पास लिमिटेशन आ रही होती है, इसके अलावा फ्यूचर रिसर्च आ रही होती है, वगैरह वगैरह सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो रही होती हैं।